कहानी अपना अपना करज। लेखक अमृता प्रीतम। वह एक टूटी हुई बात की तरह थी। किसी को मालूम नहीं कि वह कौन थी, कहाँ से आई थी, कब आई थी। शायद कुंवारी थी, शायद विधवा थी, क्योंकि मर्द के नाम पर उसकी झुग्गी में कोई 2 बरस का बच्चा था। पर वह उसका भी हो सकता था और उस दूसरी उससे कुछ पक्की उम्र की औरत का भी। नई बन रही बस्ती में सभी नए थे, वे भी जो वहाँ अपने घरों की नींवें खुदवा रहे थे, और वे भी जो ईंटें और चूना ढोकर दीवारें खड़ी कर रहे थे। सो नीम के पेड़ों के नीचे बनी हुई उसकी चाय की झुग्गी न जाने पेड़ों की आयु की थी या हाल में ही खुदी नीमों की आयु की। लोगों को केवल यह मालूम था कि उसका नाम मूर्ति है, और उसकी झुग्गी में सवेरे से लेकर शाम के 5 बजे तक मजदूरों की छुट्टी होने के समय तक गरम दाल चीनी वाली चाय मिलती है। वह अक्सर मोटी मलमल की लाल धोती बांधे रहती थी और चूल्हे में जलती हुई लकड़ियों के पास बैठी हुई वह भी चूल्हे की आग जैसी मालूम होती थी। वह दूसरी उससे पक्की आयु वाली जब धूप चढ़ती तब बच्चे को खिलाती हुई बाहर नीम के पेड़ों के नीचे बैठी हुई दिखाई देती, और जब शाम की ठंड उतरने लगती तब बच्चे को आंचल में लपेटकर वह झुग्गी के भीतर जाती हुई दिखाई देती। चाय सिर्फ वह मूर्ति बनाती और बांटती दिखाई देती थी। राजबक्सी के घर की छतें जब पड़ चुकी तब कुछ दिनों के लिए काम थम गया, पर बख्शी साहब इन दिनों भी नियम से आते थे और चौकीदार को भेजकर चाय वाली झुग्गी से चाय मंगवाते थे तथा कुछ देर वहाँ अकेले कुर्सी पर बैठे रहते थे। एक दिन वे कुछ देर से आए। बन रहे सब मकानों के चौकीदार अपनी अपनी झुग्गी में आग जलाकर कुछ पका वका रहे थे, और मूर्ति की झुग्गी में भी चाय के बर्तन मांजे धोए जा चुके थे कि उन्होंने चौकीदार को चाय लाने के लिए भेजा। मूर्ति ने नए सिरे से चाय का पानी रखा। चौकीदार शायद उनके लिए सिगरेट लेने चला गया था। मूर्ति ने चाय बनाकर उसका इंतजार किया, फिर स्वयं जाकर बख्शी साहब को चाय दे दी। नीम के पेड़ों से जड़े हुए पत्ते जमीन पर कुछ इस तरह हिल रहे थे जैसे मिट्टी को टटोल टटोल कर अपनी जड़ें खोज रहे हो। राजबक्सी ने चाय का प्याला हाथ में लेते हुए मूर्ति की ओर देखा था, पर फिर आंखें परे कर ली थी। फिर भी आंखों में से कुछ उतरकर अभी तक मूर्ति के मुंह पर हिल रहा था। वे चाय पी रहे थे। मूर्ति परे कुछ दूर पर संध्या के सिमटते हुए उजाले की तरह खड़ी रही। मूर्ति अचानक उसकी आवाज़ ऐसे आई जैसे हवा के झोंके से नीम के पेड़ से बहुत सारे पत्ते झड़ पड़े हों। जी न जाने क्यों मूर्ति को लगा जैसे उसकी आवाज़ पीपल के पत्ते की तरह कांप गई थी। शायद उन तक पहुंची भी नहीं थी, होठों में ही कांप गई थी। तुम यहाँ कब आई, किस तरह? मूर्ति ने परे शून्य में देखा, परे वहाँ तक जो आंखों की पहुँच से बाहर था। फिर कहा, काफिले के साथ जब सारे लोग आए थे। राजबक्सी ने नज़र भर कर उसकी ओर देखा। गोधूली के इस समय में वह कांसे की मूर्ति की भांति अचल खड़ी लगती थी। उन्हें ख्याल आया, पिछले वर्ष इस धरती का विभाजन एक और गजनवी की तरह आया था, जिसने न जाने कितनी मूर्तियां तोड़ी थी, और यह एक मूर्ति न जाने किस मंदिर में से उठाकर यह एक झुग्गी में लाकर रख दी थी। पर साथ ही राजबक्सी को डूबते हुए सूरज की लाली जैसा एक तीखा सा एहसास हुआ। लोग सदा अपने घर बार, रोजगार और रहन सहन जैसी हैसियतों से ही पहचाने जाते हैं। ये सब चीज़ें जब उनके पास से खो जाए, उनके चेहरे भी खो जाते हैं। पिछले बरस उन्होंने कई कैंप और काफिले देखे थे। अपनी अपनी हैसियत के बिना लोगों के अपने चेहरे भी खोए हुए थे। सब कुछ एक भट्टी में गलकर एक जैसा हो गया जान पड़ता था, चेहरे भी, आवाज़ें भी, ख्याल भी। पर यह मूर्ति किस तरह साबुत की साबुत। राजबक्सी को मूर्ति के घर बार या उसकी हैसियत का पता नहीं था, पर एक गहरा सा एहसास था। वह जो भी थी
वही है। उसके किसी मंदिर या महल में रहने वाली अदा यह इस झुग्गी में भी है। मूर्ति उसी तरह एक दूरी पर खड़ी हुई थी। चाय का प्याला उसी तरह राजबक्सी के हाथों में थमा हुआ। शायद वह खाली प्याला लेने के लिए खड़ी हुई थी, पर पाँवों के आगे बिछी हुई खामोशी को न वह तोड़ सकती थी न। फिर अचानक खामोशी टूट गई। चौकीदार के पैरों की आवाज़ ने तोड़ दी। राजबक्सी ने खाली प्याला चौकीदार को थमा दिया। चौकीदार से मूर्ति ने ले लिया और पीछे झुग्गी की ओर मुड़ती हुई मूर्ति को चौकीदार ने जब 2 आने दिए, वे चीनी की प्लेट में इस तरह छनके जैसे 2 टुकड़ों में टूटी हुई खामोशी से कुछ और कंकड़ गिर आए हो। राजबक्सी अगले दिन भी आए, उससे अगले दिन भी, उससे अगले दिन भी, पर उन्होंने स्वयं झुग्गी के पास जाकर चाय मांगी, पी और 2 टुकड़ों में टूटी हुई खामोशी फिर एक साबुत टुकड़ा मालूम होने लगी। कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो खामोशी के बदन में लहू की नसों की तरह चलती हैं और उनके कारण वह चुप बड़ी जीती जागती मालूम पड़ती है। एक दिन चाय बनाते समय मूर्ति के पास खेलते हुए बच्चे की आवाज़ भी ऐसी ही थी। यह बच्चा मेरा है। यह सवाल और जवाब भी लहू की हरकत की तरह थे। ठंडी खामोशी कुछ तपते हुए रंग की हो गई। वह राजबक्सी ने अंदर झुग्गी में बैठी हुई दूसरी औरत की ओर देखा। जवाब में मूर्ति ने पहले बच्चे से कहा, जा अंदर अपनी माँ के पास जा। फिर बख्शी साहब से कहा, वह मेरे बच्चे की माँ है। खामोशी जैसे जोर जोर से धड़कने लगी। अगले ही दिन राजबक्सी के कानों में मूर्ति की आवाज़ पत्तों की शांसा की तरह चलती रही। उन्होंने उसकी झुग्गी से रोज चाय पी, पर फिर कुछ पूछा नहीं। मूर्ति के शब्द सीधे थे, यह मेरा बच्चा है, वह मेरे बच्चे की माँ है, पर अर्थ सिर्फ पत्तों की शांसा जैसे थे, पकड़ में नहीं आते थे। यह नई बन रही बस्ती शहर से 8 मील दूर थी, जिसके आसपास अभी कोई मंडी या बाजार नहीं बना था। शहर से इस बस्ती तक बस चलती थी, पर दिन भर में शायद 3 बार। यह बस न मिलने पर 8 मील पैदल चलने के सिवा कोई चारा नहीं था। इसी रास्ते पर एक दिन राजबक्सी ने मूर्ति को शहर से बस्ती की ओर आते हुए देखा। मूर्ति के दोनों हाथों में कुछ गठरियाँ पोटलियाँ थी। राजबक्सी ने अपनी गाड़ी रोक ली। बस 2 मिनट का फर्क पड़ गया, बस निकल गई। मूर्ति ने गाड़ी में गठरियाँ पोटलियाँ रखते हुए कहा, चाय की पत्ती, चीनी और लटरम सटरम लेने के लिए कभी कभी शहर जाना पड़ता है। राजबक्सी ने गाड़ी को पहले से दूसरे और दूसरे तीसरे गियर में डालते हुए धीरे से कहा, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। संध्या समय की इठलाती हवा की भांति मूर्ति हंस दी, बोली, कुछ नहीं मूर्ति, तुम्हारे बच्चे का बाप। राजबक्सी के मुंह से अधूरा सा वाक्य निकला जो उन्हें कुछ गलत सा भी लगा। फिर उसी वाक्य को कुछ ठीक करते हुए उन्होंने कहा, तुम्हारा आदमी वहीं फसादों के दिनों में, हाँ, बलवाइयों ने मार दिया। अगली खामोशी में फिर उस दिन वाली मूर्ति के शब्द राजबक्सी के कानों में शां शां करने लगे। कुछ देर बाद कह सके, लोग अजीब अजीब बातें करते हैं। मेरी? मूर्ति ने पूछा, पर आवाज़ में फिक्र जैसा कुछ नहीं था। वह दूसरी औरत, उसका नाम रुक्मिणी है, वह मेरी रुक्की बहन है। यह बच्चा उसका है? हाँ। तुम्हारा नहीं, मेरा भी। राजबक्सी हंस पड़े। ज़्यादा किसका है? ज़्यादा उसका है। मूर्ति भी हंस से पड़ी। राजबक्सी एक पल की खामोशी के बाद गंभीर से स्वर में कहने लगे, असल में तुम्हें दोनों में एक को औरत होना चाहिए था, एक को मर्द। हाँ, पर तुम्हारी जगह यह ख्याल रब को आना चाहिए था, मूर्ति ने कहा। तो राजबक्सी ने कुछ चौंक कर मूर्ति की ओर देखा, फिर कहने लगे, तुम्हें मालूम है लोग क्या कहते हैं? क्या? एक दिन मेरे ठेकेदार का मुंशी किसी से कह रहा था, क्या? कि तुम्हें फिर से ब्याह करने में कोई ऐतराज़ नहीं। अगर राजबक्सी इस अगर के आगे कुछ नहीं कह सके। मूर्ति ने ही कहा, लोग ठीक कहते हैं, मैंने ही कहा था, अगर कोई मेरे और रुक्की दोनों के साथ ब्याह करे, मैं कर सकती हूँ।
अजीब शर्त है? नहीं, अजीब नहीं है। मूर्ति सामने खाली सड़क की ओर देखती रही, फिर कहने लगी, साहब, अभी तुमने कहा था हम दोनों में, मुझ में और रुक्की में, एक औरत होना चाहिए था, एक को मर्द। यह सच बात कही थी। मुझे रुक्की जैसा मर्द चाहिए था, पर इस वक्त तो तुम उसके लिए काम करती हो, कमाती हो, मर्द की तरह। मैं ऐसे ही ठीक हूँ, पर यह वह बात, आखिर मैं मर्द नहीं, मर्द की जगह हूँ, मर्द की तरह। राजबक्सी ने सोचा नहीं था कि वे कभी मूर्ति से बातें करके इस तरह आश्चर्य में पड़ जाएंगे। वे हंस से दिए, मानो हंसी से आश्चर्य को ढक रही हो। मूर्ति ने ही कहा, असल में मर्द न उसे मिला न मुझे। उसका आदमी भी फसादों के दिनों में, वही जिसे बलवाइयों ने मार दिया। मूर्ति, राजबक्सी झड़ते हुए पत्तों वाली टहनी की तरह खाली खाली से मूर्ति की ओर देखने लगे। फिर कहने लगे, वह आदमी तुम्हारा भी, उसका भी? यह बच्चा तुम्हारा भी, उसका भी? हाँ साहब। मूर्ति हंस पड़ी। रब एक बात पर चूक गया तो फिर चूकता ही गया। राजबक्सी ने गाड़ी की चाल को हल्का किया, कहा, बस्ती आने वाली है मूर्ति, अगर तुम्हें ऐतराज न हो, मैं यहाँ कुछ देर गाड़ी रोक दूँ? मूर्ति की खामोशी बख्शी साहब से ज़्यादा मूर्ति को अजीब लगी। कहने लगी, हाँ साहब, मैंने सुना है तुम अच्छे आदमी हो। और क्या सुना है? राजबक्सी गाड़ी रोककर पूछने लगे। और यह कि तुम्हारे कोई बच्चा नहीं है, बच्चे की माँ भी नहीं। राजबक्सी हंसने लगे। हाँ, कोई भी नहीं। कहाँ सुना था? तुम्हारे ठेकेदार, चौकीदार सब मेरे पास चाय पीने आते हैं। वे ये बातें भी करते हैं? सिर्फ उस दिन कर रहे थे जिस दिन तुम्हारे मकान की नींव रखी गई थी। तुमने उस दिन न हवन किया, न मोतीचूर के लड्डू बांटे। वे सब लोग तुम्हारी इज्जत करते हैं, सिर्फ सोचते हैं तुम्हारा कोई नहीं, इसलिए तुम्हें मकान की खुशी नहीं। राजबक्सी बहुत देर तक चुप रहे। लगा उनमें और मूर्ति में बात करने वाली सड़क टूट गई है। पर यह सड़क शायद वह थी जो राजबक्सी की अपनी जिंदगी की ओर मुड़ती थी। वे उधर से पलटकर उस दूसरी सड़क की ओर देखने लगे जो मूर्ति की जिंदगी की ओर जाती थी। कहने लगे, अच्छा मूर्ति, वह दूसरी औरत रुक्की मर्द नहीं थी, इसलिए तुम्हें किसी और से ब्याह करना पड़ा? हाँ साहब। मूर्ति हंस सी पड़ी। उसकी मेरी किस्मत एक ही थी, इसलिए हमारा ब्याह भी एक ही जने के साथ हुआ और हमारा दोनों का बच्चा भी एक ही है। बाहर कुछ बूंदाबांदी होने लगी थी। राजबक्सी ने धुंधले से हो रहे विंडस्क्रीन की ओर देखा, वाइपर चलाया और कहने लगे, दोनों का ब्याह तो एक आदमी के साथ हो सकता है, लेकिन बच्चा किस तरह? तन और मन में कितना सा फर्क होता है साहब। बस यह समझ लो, मन सिर्फ उसका था, मेरा नहीं था, मेरा सिर्फ तन था। शायद जैसा कुछ राजबक्सी ने कहा। फिर कितनी ही देर चुप रहे। अचानक बोले, उस समय एक आदमी से ब्याह करना शायद कोई मजबूरी थी या सिर्फ ज़रूरत थी, पर अब क्यों? अब भी ज़रूरत है। वह नहीं, पर ज़रूरत है। वह ज़रूरत कैसी थी? वह ज़रूरत सिर्फ पैसे की थी। वह आदमी बहुत अमीर था, उसके कई भट्ठे थे और लोग कहते थे उसके भट्ठों में मिट्टी की ईंटें नहीं, सोने की ईंटें पकती है। फिर उसकी पहली औरत रुक्की थी। नहीं, पहली नहीं, पहली मर गई थी। शायद उसने उसे निकाल दिया था। मैंने उसे नहीं देखा, पर सुना था कि वह सुंदर नहीं थी, इसलिए। सुंदर नहीं थी, इसलिए मर गई? राजबक्सी ने हंसकर कहा, हाँ साहब, किसी को दुत्कारते रहो, वह मरे जैसा हो जाता है, कभी मर भी जाता है। फिर उसने रुक्की से ब्याह कर लिया। रुक्की अपने दिनों में बहुत सुंदर थी, पर कई बरस बीत गए, रुक्की को बच्चा नहीं हुआ। हाँ साहब, लोग कहते थे भट्ठे वाले को पहली का सांप लगा हुआ है। कहते थे जब पहली मरी थी उसे बच्चे की उम्मीद थी, पर इस आदमी ने एक दिन उसे इतना मारा कि वह भी और उसका बच्चा भी। मूर्ति पुरानी बात याद करके अब भी कांप सी उठ गई। सो उसने बच्चे की खातिर फिर तुमसे ब्याह किया? हाँ साहब, बच्चे की खातिर। मेरे माँ बाप से उसने मुझे एक तरह से मोल खरीदा था
और आखिर वह सांप टूट गया? नहीं। हाँ। मूर्ति की आवाज़ कांप गई। फिर वह कांपती हुई आवाज़ को संभालते हुए बोली, पर साहब, तुम यह सब बात क्यों पूछ रहे हो? मैं तुम्हें यह सब कुछ क्यों बताऊं? राजबक्सी एकटक मूर्ति के मुंह की ओर देखते रहे, फिर कहने लगे, मैं तुम्हें 6 महीने से देख रहा हूँ। न जाने क्यों मैं यहाँ रोज़ सिर्फ मकान की खातिर नहीं आता। शायद राजबक्सी का दाहिना हाथ खड़ी हुई गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील पर था। उन्होंने बायां हाथ मूर्ति के कंधे पर रखा। मैं तुम्हारे साथ ब्याह कर सकता हूँ। साहब, तुम? मूर्ति के सवाल में जितनी हैरानी थी, आवाज़ में उतनी नहीं थी। फिर धीरे से कहने लगी, अपने ऊपर जोर होता है पर सपनों पर नहीं होता। मैंने 3 बार सवेरे उठकर अपने आप को झिड़का है। मुझे 3 रात साहब तुम्हारा सपना आता रहा। मुझे साहब नहीं, कुछ और कहा करो। मूर्ति चुप रही। अच्छा यह बताओ, अगर मैं ऐसे सोचूं, तुम मेरे लिए भी वही शर्त लगाओगी, वही रुक्की वाली? हाँ। राजबक्सी ने मूर्ति के कंधे से हाथ हटा लिया और उसे भी स्टीयरिंग व्हील पर रख लिया। बाहर बूंदें तेज हो गई थी। विंड स्क्रीन पर धुंध गहरी होती जाती थी, पर वाइपर पूरे जोर से धुंध को पोंछता जा रहा था। साहब, बख्शी साहब, यह बात पक्की है कि जहाँ मैं रहूँगी वहीं रुक्की, जिस हाल में मैं रहूँगी उसी हाल में वह? मूर्ति कह रही थी कि बख्शी साहब ने बात काटी। इससे मुझे कोई इनकार नहीं है। वह पूरे सुख में, पूरे आराम में रहेगी। मूर्ति हंस सी पड़ी। किस तरह? बख्शी साहब को मूर्ति का किस तरह अर्थहीन सा लगा, पर कहने लगे, पूरी इज्जत के साथ, आराम के साथ, घर की माँ की तरह, बहन की तरह। मूर्ति ने सामने विंड स्क्रीन की ओर देखा। वाइपर चल रहा था, फिर भी हथेली से उसकी धुंध को पोंछते हुए बोली, बस यही बात है बख्शी साहब, तुम चाहे कितने ही अमीर हो, वह घर में माँ की तरह रहेगी तो माँ नहीं होगी, सिर्फ माँ की तरह होगी। बहन नहीं होगी, बहन की तरह होगी। यह तरह बहुत दिन नहीं चलता। राजबक्सी को लगा इस वक्त शायद मूर्ति के कंधे को उनके हाथ की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उनके हाथ को मूर्ति के कंधे की ज़रूरत थी। उन्होंने बायां हाथ कुछ कांपता सा मूर्ति के कंधे पर रख दिया। मूर्ति कहने लगी, पर जब कोई औरत किसी की बीवी होती है, वह बीवी होती है, बीवी की तरह नहीं होती। हाँ मूर्ति, राजबक्सी ने दलील मान ली, पर कहा, तुम्हें जिंदगी में पहली बार भी जो कुछ मिला उसके साथ बांटना पड़ा, अब दूसरी बार तुम जानबूझकर? यह किसी भी औरत के लिए स्वाभाविक नहीं होता। नहीं न, नहीं, पर उसने जो कुछ मेरे साथ बांटा है वह भी स्वाभाविक नहीं था, वह मजबूरी थी। सौतन कहलाने वाली औरत जो कुछ बांटती है, मैं उसकी बात नहीं करती। फिर मूर्ति कितनी देर चुप रही, जैसे कुछ बताने या न बताने का अपने साथ फैसला कर रही हो। फिर एक बार उसने गहरी निगाह से बख्शी साहब के मुंह की ओर देखा। लगा उनके मुंह पर कुछ ऐसा सच था जो उसने पहले कभी किसी मर्द के मुंह पर नहीं देखा था। सोच लिया कि उसका अपना सच्चा एक ऐसा ही था, पर सच के बदले में सिर्फ सच देना है। कहने लगी, मेरे लिए भट्ठे वाले की मांग बहुत दिनों से थी। माँ बाप गरीब थे, पर इतने नहीं कि मुझे बेचे बिना उनका काम न चलता। जो जवान लड़का मुझे अच्छा लगता था, उसने मुझसे ब्याह करने का इकरार कर रखा था। गरीब था पर जवान था। मूर्ति ने कड़वी सी हंसी का एक घूंट पिया, फिर कहने लगी, उससे ही मुझे दिन चढ़ गए थे। राजबक्सी चुप थे। मूर्ति भी चुप सी हो गई। फिर कहने लगी, यह हमारी औरतों की ज़बान समझ गए हो ने? राजबक्सी ने हाँ में सिर हिलाया। मूर्ति कहने लगी, पर जब उसे पता चला वह ब्याह करने से मुकर गया, सो किसी मर्द का बदला किसी मर्द से लेने के लिए मैंने माँ बाप से कह दिया कि मैं भट्ठे वाले से ब्याह करूँगी। सो यह बच्चा, यह भट्ठे वाले का नहीं है। तुमने कहा था, आखिर उसका सांप टूट गया तो मेरे मुंह से निकला था नहीं, फिर हाँ भी कहा था, पर पहले सच ही मुंह से निकला था। इस बात का रुक्की को पता है, सिर्फ उसे ही पता है और किसी को नहीं। पर उसने राजबक्सी सोचने लगा कि रुक्की का उस समय मूर्ति से जो रिश्ता था, उसका मूर्ति को हर तरह से बचाए रखना सचमुच स्वाभाविक नहीं था।
मूर्ति कह रही थी, इस बच्चे को मैंने मन की पूरी नफरत के साथ जन्मा था, पर रुक्की ने मन के पूरे प्यार से इसे पाला है। उस समय तक रुक्की को कुछ पता नहीं था, वह भीतर से अच्छे मन की है। वह अपने तन की हसरत मेरे तन में से। मूर्ति की आवाज़ बाहर दूर तक बरसती हुई बूंदों में जैसे भीग गई। फिर वह कमीना जिसका यह बच्चा था और भी कमीनेपन पर उतर आया। मुझे धमकाकर उसने 2 बार मुझसे 500-500 रुपये लिए। मैंने तंग आकर सोचा कि मैं भी मर जाऊं और उसके बच्चे को भी जिता न रहने दूं। उसकी फिर धमकी आई थी। मैं पागल सी हो गई थी। एक दिन बच्चे को उठाया आधी रात के वक्त और बाहर कुएं की ओर चल दी। बच्चा रुक्की के पास सोया करता था। मैंने उसे सोते हुए उठाया था। रुक्की जाग गई थी। मुझे तब पता चला जब वह भी मेरे पीछे पीछे कुएं की ओर दौड़ती हुई आई। वहाँ मैंने अपने मुंह से सब कुछ बता दिया, पर वह अपने बाप की बेटी मुझे अपने गले से लगाकर वापस लौटा लाई। उसने उस आदमी को कुछ नहीं बताया, उस भट्ठे वाले को। राजबक्सी हैरान थे। बिल्कुल नहीं, उसे सचमुच ही बच्चे से मोह हो गया था। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने सबकी चोरी से उसे बुलावा भेजा जो मुझे आए दिन धमकाता था। उससे कहने लगी कि भट्ठे वाले को सब कुछ मालूम है, सो धमकी का कोई फ़ायदा नहीं है। उल्टे भट्ठे वाले ने उसे मरवाने का बंदोबस्त किया हुआ है। सो अगर वह जान की सलामती चाहता है तो फिर कभी इस गांव से न गुजरे। राजबक्सी की आंखों में पानी सा भर आया। उन्होंने झुग्गी के हल्के अंधेरे में बैठी हुई रुक्की को दूर से देखा हुआ था, पर आंखों में उसकी पहचान नहीं थी। उन्होंने मूर्ति की ओर देखा। लगा मूर्ति के मुंह पर जो एक लौ है वह केवल उसकी जवानी की नहीं है, वह उस रुक्की की भी है जिसे उन्होंने देखा नहीं था। मूर्ति कह रही थी, यह बच्चा तो सचमुच में उसका है, मेरा तो यूं ही एक बहाना है। राजबक्सी की हथेली मूर्ति के कंधे पर बस सी गई। मूर्ति कहने लगी, मुझे पता है मेरी उम्र छोटी है, इसलिए सब मेरी तरफ ताकते हैं, पर अब जो हक उसे नहीं मिलेगा मैं भी नहीं लूँगी। राजबक्सी बहुत देर तक चुप रहे, फिर हथेली से मूर्ति का मुंह अपनी ओर मोड़कर अपने सामने करके कहने लगे, तुम्हें भी जिंदगी का एक कर्ज चुकाना है, मुझे भी जिंदगी का एक कर्ज चुकाना है। मूर्ति चुप पूरे ध्यान से उनकी ओर देखती रही। राजबक्सी एक गहरी सांस लेकर कहने लगे, मुझे अपने सगे भाई का कर्ज चुकाना है। मेरी भाभी ने मुझे अच्छी तरह होश भी नहीं था जब मेरे साथ संबंध जोड़ लिया था। मैं बहुत अनजान था, कुछ नहीं समझा था, बस शरीर जलता रहा और मैं दिन ब दिन बुझता रहा। मूर्ति जाने समझ सकी या नहीं, राजबक्सी ने ध्यान से उसकी ओर देखा। फिर कहा, उसको जिस साल ब्याह हुआ था उसे उसी साल कोई रोग हो गया था। यह बात मुझे बरसों बाद मालूम हुई, पर उसे तब से ही यह पता था और उसने बच्चे की आस छोड़ दी थी। बहुत छोटे घर से आई थी, सब कुछ अपने पास रखने के लिए सोचती थी कि मैं भी उसके बस में रहूं। मैं कई बरस तक एक रुकी हुई घड़ी में वक्त देखता रहा। मैंने समझा नहीं, भाई का दुख भी देखा, लेकिन मैंने समझा नहीं। मुझे अपने भाई का बहुत बड़ा कर्ज चुकाना है। मूर्ति जो कांसे की मूर्ति के समान दिखाई देती थी, हाड़ मांस की औरत की तरह कांप उठी। राजबक्सी कह रहे थे, अब उससे कोई वास्ता नहीं है, पर मेरे भाई का शक उसी तरह है। मैं बीते हुए बरस लौटा कर नहीं दे सकता, पर आगे से मूर्ति के होठ धीरे से हिले। मेह की बौछार से चारों ओर धुंध फैली हुई थी। राजबक्सी गाड़ी के अंदर वाले हल्के से उजाले में मूर्ति के मुंह की ओर देखते रहे, फिर कहने लगे, आओ मूर्ति, हम अपने अपने कर्ज उतार दें। तुम? मूर्ति उनकी ओर देखकर कुछ हैरान सी अपनी ओर देखने लगी, जैसे अपने आप को उनकी आंखों से देख रही हो। राजबक्सी ने हाँ में सिर हिलाया। मूर्ति को शायद अभी इस हाँ की एक बार जरूरत थी। मुंह से निकला और रुक्की भी। राजबक्सी ने मूर्ति के माथे के पास सिर झुकाकर उसके माथे को ऐसे चूमा कि मूर्ति को लगा उनकी हाँ उसके विश्वास जितनी हो गई थी।